यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी एंजॉय कर रहे हैं, लगातार वीडियोज आपको मिल रहा है। आज आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज मिलने वाला है, जो महत्वपूर्ण एक तथ्य है, फैक्ट है, जो साइंस से रिलेटेड है, जिसमें फिजिक्स की जो अपनी जो भूमिका जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो जो बन रहा है, ये वीडियो मूल रूप से साइंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो बच्चे जो हैं उनके लिए भी फायदेमंद होने वाला है, या फिर छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में कोई भी बच्चा हो जो इस न्यूज से थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहता है। मूल रूप से 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लास के बच्चे को तो ये वीडियो जरूरी देखना चाहिए। तो आइएगा, आज हम एक भारत की जो अंतरिक्ष में जो उपलब्धि जो है, भारत किस तरह से दिन प्रतिदिन अंतरिक्ष में अपना योगदान बढ़ा रहा है, उस पे आइएगा आज हम फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत अगर अंतरिक्ष में जा रहा है तो अंतरिक्ष में जाने के लिए उसके पास क्या क्या साधन है, या फिर उन्हें कौन भेज रहा है। तो मूल नाम आपने सुना होगा, जैसे आपने एक इसरो नाम सुना है और डीआरडीओ नाम सुना है। तो सबसे पहले हम इसरो की बात, हमारा जो मुख्य जो बिंदु है अंतरिक्ष कार्यक्रम, सबसे पहले यदि हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष की, स्पेस प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, तो स्पेस प्रोग्राम के अंदर इसका जो जनक जो है वो किसे कहा जाता है, स्पेस के अंदर बढ़ावा जो दिया जो है वो किस साइंटिस्ट ने दिया है। तो मूल रूप से आइएगा, अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो जनक जो माने जाते हैं स्पेस प्रोग्राम के, हु इज द फादर ऑफ द स्पेस प्रोग्राम, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक जो है वह डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। विक्रम साराभाई का स्पेस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विशेष योगदान रहा है, इसलिए इनको फादर ऑफ द स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। यदि हम बात करें इसरो की, जिसका फुल फॉर्म आप जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी जो स्थापना जो हुई थी वह 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी, और इसका जो मुख्यालय जो है इसका वह बेंगलुरु के अंदर है, और बेंगलुरु जो है आपका वो भारत के कर्नाटक राज्य में है। तो इसरो 15 अगस्त 1969 को स्थापित किया गया, और इसका जो हेडक्वार्टर जो है, इसका जो मुख्यालय जो है वह बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर स्थित है। इसका आदर्श वाक्य क्या है, किस वाक्य के साथ ये अपनी उपलब्धियां बढ़ा रहा है। इसरो ने अपना एक वाक्य फिक्स किया है, और वो कहता है कि मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मानव जाति की सेवा में, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ये जो साइंस वाले कॉम्पिटिटिव जो बच्चे हैं ये तो इसको मूल रूप से देखिएगा, और जो भी क्लास के बच्चे हैं ना आप इसे सभी देखिएगा, साइंस आर्ट कोई भी हो। तो मानव जाति की सेवा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इसका एक मूल वाक्य है। आगे हम चलते हैं कि भारत जो है, भारत ने स्पेस के अंदर, भारत ने स्पेस के अंदर कितनी उपलब्धि प्राप्त की है, तो वो उपलब्धियां भी हम साथ साथ में देखने वाले हैं। तो मूल रूप से थोड़ा सा ये आपके रफ के लिए मैं यहां से कुछ पार्ट मिटा देता हूं। भारत की स्पेस के अंदर जो उपलब्धियां जो है वह, हम शुरुआत से अगर हम चले तो सबसे पहले हमने कुछ रॉकेट्स का निर्माण किया है, और भारत ने सबसे पहले जिस रॉकेट का निर्माण किया है वह रॉकेट जिसे आप जानते हैं आर्यभट्ट के नाम से, सॉरी जो उपग्रह जो है, उपग्रह जो है, सैटेलाइट जो है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, आर्यभट्ट के नाम से जानते हैं। रॉकेट की तो हम बाद में बात करेंगे ही करेंगे। तो यदि हम बात करें इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना की, तो पहले रॉकेट का जो प्रक्षेपण जो हमने किया है, यदि हम रॉकेट पे भी हम चर्चा करें तो पहले रॉकेट का जो हमने प्रक्षेपण जो किया है वह 1963 ईस्वी के अंदर हमने थुम्बा से किया है, और थुम्बा केरल राज्य के अंदर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। उपग्रह संचार जो प्रणाली जो है, स्पेस कम्युनिकेशन जो सिस्टम जो है, उपग्रह संचार जो प्रणाली है, जिसको हम अहमदाबाद गुजरात के अंदर देखते हैं, उसकी जो स्थापना जो हुई थी वह 1967 ईस्वी के अंदर हुई थी। क्योंकि स्पेस के अंदर जो कम्युनिकेशन जो है, हमारा संचार जो है वो बना रहे, अच्छा बना रहे, इसके लिए अहमदाबाद में ये जो संचार जो प्रणाली जो केंद्र जो है, जिसे हम 1967 में स्थापित करते हैं, इसको इसी उद्देश्य से निर्मित किया गया है। अब कोई भी कार्य करने के लिए स्पेस के अंदर हमारी एक टीम होनी चाहिए, और वो टीम है अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग। ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप एक बार सभी समझिएगा। अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग, जिसकी स्थापना 19
1972 ईस्वी के अंदर हुई है। ये इंपॉर्टेंट है। 1972 ईस्वी के अंदर अंतरिक्ष विभाग एवं अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई? 1972 ईस्वी के अंदर की गई। उद्देश्य क्या है? विभिन्न शोध कार्यों के लिए, विभिन्न रिसर्च के लिए, अलग अलग उपलब्धि प्राप्त करने के लिए। अब हम चलते हैं कुछ सीधे सीधे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। हम बात करें हमारे फर्स्ट सैटेलाइट की, प्रथम उपग्रह की, और हमारे गणितज्ञ जो है, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी, उन्हीं के नाम के आधार पर हमने प्रथम उपग्रह का नाम दिया है आर्यभट्ट। हमने इसको निर्मित तो कर लिया था, परंतु लॉन्च व्हीकल की हमारे पास कमी रह गई थी, तो सोवियत संघ अर्थात रूस की मदद से हमने आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया था। इसके पश्चात, अच्छा, इसको बनाया किसने था? भारत ने। और भारत की किस संस्था ने बनाया था? इसरो ने। सेकंड पॉइंट पे हम चलते हैं। ये बनाया कब है? ये 1975 को बनाया है। 1980 में रोहिणी नामक उपग्रह भी हमने बनाया है। रोहिणी उपग्रह जो है वह भारतीय अंतरिक्ष जो यान जो है उसके माध्यम से हमने, खुद भारत ने इसको हमने लॉन्च किया है। कहने का मतलब किसी अन्य देश की हमने सहायता नहीं ली कि भाई लॉन्च व्हीकल हमें दीजिएगा। हमने खुद के भारतीय अंतरिक्ष यान से इसको भेजा है। SLV-3 द्वारा, क्या नाम है? SLV-3 द्वारा हमने रोहिणी उपग्रह को भेजा है। और यह मूल रूप से कहां से प्रक्षेपित किया गया? श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। 1981 में हमने क्या उपलब्धि प्राप्त की है? 1981 में हमने एप्पल नामक एक उपग्रह लॉन्च किया है। और उपग्रह जो है ये संचार से संबंधित है, ये कम्युनिकेशन से संबंधित है, तो यह भी हमारा एक सफल प्रक्षेपण रहा। 1982-81 के बाद में हम धीरे धीरे बढ़ते गए और हमने, और ये मूल रूप से जो ये हमारा साइंस के अंदर जो एक उपलब्धि है उसको बढ़ाता गया। तो 1982 के अंदर इनसैट फर्स्ट ए, ये आपको नाम देखना है। इसका पूरा नाम क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इंडियन नेशनल सैटेलाइट, और इसे जाना जाएगा इनसेट फर्स्ट ए के नाम से। तो इसका हमने कब प्रक्षेपण किया गया? 1982 के अंदर इसका हमने सफल प्रक्षेपण किया है। 83 में यदि हम बात करें तो हमने इनसेट ही दिया है और उसको नाम दे दिया हमने 1B। तो इनसेट 1B फर्स्ट बी को हमने कब लॉन्च किया है? 1983 को। 84 के अंदर आपने एक महत्वपूर्ण खुशखबरी या जैसे महत्वपूर्ण सूचना हम कह सकते हैं सुना होगा कि राकेश शर्मा, जिसे भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री के नाम से जाना जाता है, इसने अंतरिक्ष के अंदर जो सैर जो किया है वह 1984 के अंदर किया था। धीरे धीरे हम बढ़ते गए, साइंस में हमारी उपलब्धियां भी बढ़ती गई। ये सब जो कारनामा जो हो रहा है, ये सब मूल रूप से जो क्रियाविधि जो हो रही है, ये किस सब्जेक्ट के माध्यम से हो रहा है? इसके अंदर फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए बच्चों आपके लिए बनाया जा रहा है, इसे इंटरेस्ट होके आप देखें। 82, 83, 84 के बाद में हम आते हैं 88 के ऊपर। 1988 में 1988 के अंदर भारत का पहला दूर संवेदी उपग्रह। अब ये उपग्रह के भी प्रकार रहते हैं जिसको आने वाले वीडियो के अंदर आपको समझाएंगे, परंतु अभी आप केवल नाम ध्यान से देखिएगा। दूर संवेदी उपग्रह का हमने कब सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था? 1988 के अंदर। और फिर एक साल तुरंत बाद हमने भास्कर फर्स्ट का भी हमने प्रक्षेपण किया है। भास्कर फर्स्ट आपसे पूछ लेगा, भास्कर फर्स्ट का प्रक्षेपण हमने कब किया है? 1989 के अंदर। फिर एक साल पश्चात इंडिया लगातार बढ़ता जा रहा है। 1990 ईस्वी में इनसेट 1D, ध्यान रखना, पहले हमने फर्स्ट ए नाम दिया था, फर्स्ट बी हमने नाम दिया था, अब की बार हम नाम दे रहे हैं 1D। 90 की ये बात है, ध्यान रखना, सी हम नाम नहीं दे रहे, 1D हम इसको नाम दे रहे हैं। 1995 के अंदर हमने इनसेट 2C नाम दिया है उसको, इनसेट 2C। इसका हमने सफलतापूर्वक हमने प्रक्षेपण किया है। और 2 साल बाद जून 1997 में इनसेट हमने 2D को हमने प्रयास किया है, परंतु किसी कारण खराबी इसमें हो गई थी। और तुरंत जून के तुरंत पश्चात हमने सितंबर में 1997 में IRS 1D का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हमने कर दिया। उसमें कोई खराबी हो गई थी, इसलिए हमने दूसरा बनाया, दूसरा तैयार करा IRS 1D, और इसको हमने लॉन्च कर दिया। अब आते हैं हम अपनी इस सदी के ऊपर 2001 में। 2001 के अंदर GSLV D1 का आंशिक सफल प्रक्षेपण हमने किया, मतलब लगभग हम उपलब्धि को प्राप्त हो चुके थे।
सर ये जीएसएलवी क्या है? आज भी आप डिफेंस जो सिस्टम जो है, स्पेस टेक्नोलॉजी जो है, उसके अंदर आप न्यूज देखते होंगे तो जीएसएलवी कई बार लिखा मिलता है। तो जीएसएलवी का जियो सिंक्रोनिस, आप इसका स्पेलिंग ध्यान रख सकते हैं, जियो सिंक्रोनिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म है। और जीएसएलवी जो एड्यूजोसैट जो है उसका हमने 2001 के पश्चात हमने 2004 में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर दिया था। 2001 में हमने आंशिक किया है, 2004 में हमने एकदम सफलतापूर्वक कर दिया है। आइएगा 2004 के ऊपर। अब यहां से नीचे नीचे जो आपको ये जो कंटेंट जो मिल रहा है, जो न्यूज जो मिल रही है, ये बहुत ज्यादा आपको गौर करने की बात है। हम चल रहे हैं 22 अक्टूबर 2008 पर। 22 अक्टूबर 2008 आपने चंद्रयान का नाम अभी अभी कुछ दिन पहले सुना होगा, वो चंद्रयान सेकंड था, परंतु हम बात करते हैं चंद्रयान फर्स्ट की। तो 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने चंद्रयान फर्स्ट का लॉन्च किया। और किसकी मदद से किया? ये PSLV C11, PSLV आप इसे लिख सकते हैं, PSLV C11 लॉन्च व्हीकल के माध्यम से चंद्रयान फर्स्ट का हमने सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। और कहां से किया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हमने इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। हमारा उद्देश्य क्या था चंद्रयान फर्स्ट को भेजने का? स्पेस के अंदर हमने इसको किस उद्देश्य से भेजा है? तो उद्देश्य हमारा है चांद पर, चंद्रयान का मतलब है चांद पर हमें पानी व हीलियम जैसे पदार्थों की खोज करना, उनका पता लगाना। तो इसने देखा चंद्रयान फर्स्ट ने कि चांद के ऊपर जो खनिज जो है और जो चट्टानें जो है, उनकी सतह पे जो पानी जो है उसकी मात्रा हमको मिली है। और इस उपलब्धि के पश्चात भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व का 6वां देश बन गया था। और उस समय जब हमने ये उपलब्धि प्राप्त की थी, उस समय इसरो के जो हेड जो थे वह माधवन नायर जी थे। हम 2009 की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। 8 के पश्चात ये मूल रूप से हमें न्यूज मिल गई थी, हमें ये पानी की जांच मिल गई थी। और 30 अगस्त 2009 में ये संपर्क हमारा टूट गया था, ध्यान रखना। 2008 के पश्चात 9 में हमें सूचनाएं मिलने लग गई थी और 30 अगस्त 2009 के अंदर हमारा चंद्रयान फर्स्ट से संपर्क टूट गया था। उसके पश्चात हमें जानकारी देना इसने बंद कर दिया। उस समय महत्वपूर्ण चीज है कि भाई उस समय हमारे हेड कौन थे? माधवन नायर जी थे। और क्या क्या उद्देश्य रहे हैं इसके? मैथेन के माध्यम से, कि अगर मैथेन मिले तो जो जीवन जो है उसकी वहां संभावना है या नहीं है। और मूल रूप से वातावरण में, एनवायरमेंट में 1H2 जिसे आप ड्यूटेरियम के नाम से जानते हैं, और हाइड्रोजन का भी पता लगाना था। ये हमारी इसके अंदर महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं। अच्छा, स्वयं मोदी जी उस समय 2014 के अंदर यदि हम बात करें, चंद्रयान हम सेकंड को हम लॉन्च करेंगे, और क्योंकि 2014 के अंदर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे। अब आइएगा इसके पश्चात हम बात करते हैं 5 नवंबर 2013 की। हमने पहले चंद्रयान को लॉन्च करा, अब हम आते हैं मंगलयान के ऊपर। तो 2013 के अंदर हमने मंगलयान को लॉन्च किया है। मंगलयान जो लॉन्च हमने किया है वह श्रीहरिकोटा से किया है, श्रीहरिकोटा से किया है। और उस समय हमारे इसरो के जो हेड जो थे वह के राधाकृष्णन जी थे। 2013 के आसपास की न्यूज आपको बता रहे हैं। उसके जस्ट के पश्चात हमने मूल रूप से 24 सितंबर 2014 को जो हमने मूल जो प्रक्षेपण जो किया है वह मंगलयान का कर दिया है। और इस मंगलयान का हमने प्रक्षेपण तो 2013 में किया है, परंतु मंगल की कक्षा में भेजने का हमने इसको जो कार्य जो किया है वह 2014 में किया है। और कितना दिन लगा कक्षा में जाने में? 298 दिन में ये वहां पहुंच जाता है। इसी के पश्चात भारत धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और 18 दिसंबर 2014 को GSLV MK3 का भी हमने प्रायोगिक परीक्षण कर दिया, मतलब उसकी प्रायोगिक हमने उड़ान दे दी। इसके पश्चात 29 सितंबर 2015 को खगोलीय शोध, मतलब भारत की स्वदेशी पहली वेधशाला, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई भारत की पहली स्वदेशी जो वेधशाला जो है उसका नाम क्या है और उसका प्रक्षेपण कब किया गया? तो एस्ट्रोसैट का हमने 2015 के अंदर सफलतापूर्वक हमने इसका प्रक्षेपण कर दिया था। इसके पश्चात 27 अगस्त 2015 को
हमने GSLV D6, पहले आपने D1 और D2 नाम सुना था, GSLV D6 का GSET 6 के माध्यम से हमने इसका सफल प्रक्षेपण कर दिया था। तो यह आपकी एक मूल सूचना है कि भाई भारत ने अंतरिक्ष के अंदर, स्पेस के अंदर मूल रूप से कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। यह आप सभी बच्चों को, चाहे कोई बच्चा आर्ट का हो, साइंस का हो, या फिर किसी भी क्षेत्र में हो, या फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, आप सभी एक बार इसे शांतिपूर्वक देखिएगा और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी स्क्रीन पे आपको इसका जो मूल जो फोटो है वो दिखा दिया जाएगा। इसलिए आज के लिए आपको इतना ही कंटेंट दिया जा रहा है। ये उपग्रह क्या होते हैं, इनका सिस्टम ग्रेविटेशन से चलता है, ग्रेविटेशन क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, उपग्रह कितने प्रकार के हैं, इन सभी की जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। आप एक वीडियो देखिएगा, उसके पश्चात आपको अच्छा लगता है कमेंट कीजिएगा। आपको लगातार साइंस एंड टेक के लिए वीडियो देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी एंजॉय कर रहे हैं, लगातार वीडियोज आपको मिल रहा है। आज आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज मिलने वाला है, जो महत्वपूर्ण एक तथ्य है, फैक्ट है, जो साइंस से रिलेटेड है, जिसमें फिजिक्स की जो अपनी जो भूमिका जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो जो बन रहा है, ये वीडियो मूल रूप से साइंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो बच्चे जो हैं उनके लिए भी फायदेमंद होने वाला है, या फिर छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कोई भी बच्चा हो जो इस न्यूज से थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहता है। मूल रूप से 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लास के बच्चे को तो ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो आइएगा, आज हम एक भारत की जो अंतरिक्ष में जो उपलब्धि जो है, भारत किस तरह से दिन प्रतिदिन अंतरिक्ष में अपना योगदान बढ़ा रहा है, उस पे आइएगा आज हम फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत अगर अंतरिक्ष में जा रहा है तो अंतरिक्ष में जाने के लिए उसके पास क्या क्या साधन है, या फिर उन्हें कौन भेज रहा है। तो मूल नाम आपने सुना होगा, जैसे आपने एक इसरो नाम सुना है और DRDO नाम सुना है। तो सबसे पहले हम इसरो की बात करते हैं। आइएगा, हमारा जो मुख्य जो बिंदु है अंतरिक्ष कार्यक्रम, सबसे पहले यदि हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष की, स्पेस प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, तो स्पेस प्रोग्राम के अंदर इसका जो जनक जो है वो किसे कहा जाता है, स्पेस के अंदर बढ़ावा जो दिया जो है वो किस साइंटिस्ट ने दिया है। तो मूल रूप से आइएगा, अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो जनक जो माने जाते हैं स्पेस प्रोग्राम के, हु इज द फादर ऑफ द स्पेस प्रोग्राम, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक जो है वह डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। विक्रम साराभाई का स्पेस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विशेष योगदान रहा है, इसलिए इनको फादर ऑफ द स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। यदि हम बात करें इसरो की, जिसका फुल फॉर्म आप जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी जो स्थापना जो हुई थी वह 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी, और इसका जो मुख्यालय जो है इसका वह बेंगलुरु के अंदर है, और बेंगलुरु जो है आपका वो भारत के कर्नाटक राज्य में है। तो इसरो 15 अगस्त 1969 को स्थापित किया गया, और इसका जो हेडक्वार्टर जो है, इसका जो मुख्यालय जो है वह बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर स्थित है। इसका आदर्श वाक्य क्या है, किस वाक्य के साथ ये अपनी उपलब्धियां बढ़ा रहा है। इसरो ने अपना एक वाक्य फिक्स किया है, और वो कहता है कि मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मानव जाति की सेवा में, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ये जो साइंस वाले कॉम्पिटिटिव जो बच्चे हैं ये तो इसको मूल रूप से देखिएगा, और जो भी क्लास के बच्चे हैं ना आप इसे सभी देखिएगा, साइंस आर्ट कोई भी हो। तो मानव जाति की सेवा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इसका एक मूल वाक्य है। आगे हम चलते हैं कि भारत जो है, भारत ने स्पेस के अंदर, भारत ने स्पेस के अंदर कितनी उपलब्धि प्राप्त की है, तो वो उपलब्धियां भी हम साथ साथ में देखने वाले हैं। तो मूल रूप से थोड़ा सा ये आपके रफ के लिए मैं यहां से कुछ पार्ट मिटा देता हूं। भारत की स्पेस के अंदर जो उपलब्धियां जो है वह हम शुरुआत से अगर हम चले तो सबसे पहले हमने कुछ रॉकेट्स का निर्माण किया है, और भारत ने सबसे पहले जिस रॉकेट का निर्माण किया है वह रॉकेट जिसे आप जानते हैं आर्यभट्ट के नाम से, सॉरी जो ग्रह जो है, उपग्रह जो है, सैटेलाइट जो है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, आर्यभट्ट के नाम से जानते हैं। रॉकेट की तो हम बाद में बात करेंगे ही करेंगे।
तो यदि हम बात करें इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना की, तो पहले रॉकेट का जो प्रक्षेपण जो हमने किया है, यदि हम रॉकेट पे भी हम चर्चा करें तो पहले रॉकेट का जो हमने प्रक्षेपण जो किया है वह 1963 ईस्वी के अंदर हमने थुम्बा से किया है, और थुम्बा केरल राज्य के अंदर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। उपग्रह संचार जो प्रणाली जो है, स्पेस कम्युनिकेशन जो सिस्टम जो है, उपग्रह संचार जो प्रणाली है जिसको हम अहमदाबाद गुजरात के अंदर देखते हैं, उसकी जो स्थापना जो हुई थी वह 1967 ईस्वी के अंदर हुई थी। क्योंकि स्पेस के अंदर जो कम्युनिकेशन जो है, हमारा संचार जो है वो बना रहे, अच्छा बना रहे, इसके लिए अहमदाबाद में ये जो संचार जो प्रणाली जो केंद्र जो है, जिसे हम 1967 में स्थापित करते हैं, इसको इसी उद्देश्य से निर्मित किया गया है। अब कोई भी कार्य करने के लिए स्पेस के अंदर हमारी एक टीम होनी चाहिए, और वो टीम है अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग। ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप एक बार सभी समझिएगा। अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग, जिसकी स्थापना 1972 ईस्वी के अंदर हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। 1972 ईस्वी के अंदर अंतरिक्ष विभाग एवं अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई? 1972 ईस्वी के अंदर की गई। उद्देश्य क्या है? विभिन्न शोध कार्यों के लिए, विभिन्न रिसर्च के लिए, अलग अलग उपलब्धि प्राप्त करने के लिए। अब हम चलते हैं कुछ सीधे सीधे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। हम बात करें हमारे फर्स्ट सैटेलाइट की, प्रथम उपग्रह की, और हमारे गणितज्ञ जो हैं, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी, उन्हीं के नाम के आधार पर हमने प्रथम उपग्रह का नाम दिया है आर्यभट्ट। हमने इसको निर्मित तो कर लिया था, परंतु लॉन्च व्हीकल की हमारे पास कमी रह गई थी, तो सोवियत संघ अर्थात रूस की मदद से हमने आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया था। इसके पश्चात, अच्छा, इसको बनाया किसने था? भारत ने। और भारत की किस संस्था ने बनाया था? इसरो ने। सेकंड पॉइंट पे हम चलते हैं। ये बनाया कब है? ये 1975 को बनाया है। 1980 में रोहिणी नामक उपग्रह भी हमने बनाया है। रोहिणी उपग्रह जो है वह भारतीय अंतरिक्ष जो यान जो है उसके माध्यम से हमने, खुद भारत ने इसको हमने लॉन्च किया है। कहने का मतलब किसी अन्य देश की हमने सहायता नहीं ली कि भाई लॉन्च व्हीकल हमें दीजिएगा, हमने खुद के भारतीय अंतरिक्ष यान से इसको भेजा है। SLV-3 द्वारा, क्या नाम है? SLV-3 द्वारा हमने रोहिणी उपग्रह को भेजा है, और यह मूल रूप से कहां से प्रक्षेपित किया गया? श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। 1981 में हमने क्या उपलब्धि प्राप्त की है? 1981 में हमने एप्पल नामक एक उपग्रह लॉन्च किया है, और उपग्रह जो है ये संचार से संबंधित है, ये कम्युनिकेशन से संबंधित है, तो यह भी हमारा एक सफल प्रक्षेपण रहा। 1982-81 के बाद में हम धीरे धीरे बढ़ते गए, और हमने, और ये मूल रूप से जो ये हमारा साइंस के अंदर जो एक उपलब्धि है उसको बढ़ाता गया। तो 1982 के अंदर इनसैट फर्स्ट ए, ये आपको नाम देखना है, इसका पूरा नाम क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इंडियन नेशनल सैटेलाइट, और इसे जाना जाएगा इनसेट फर्स्ट ए के नाम से। तो इसका हमने कब प्रक्षेपण किया गया? 1982 के अंदर इसका हमने सफल प्रक्षेपण किया है। 83 में यदि हम बात करें तो हमने इनसेट ही दिया है, और उसको नाम दे दिया हमने 1B। तो इनसेट 1B फर्स्ट बी को हमने कब लॉन्च किया है? 1983 को। 84 के अंदर आपने एक महत्वपूर्ण खुशखबरी, या जैसे महत्वपूर्ण सूचना हम कह सकते हैं, सुना होगा कि राकेश शर्मा, जिसे भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री के नाम से जाना जाता है, इसने अंतरिक्ष के अंदर जो सैर जो किया है वह 1984 के अंदर किया था। धीरे धीरे हम बढ़ते गए, साइंस में हमारी उपलब्धियां भी बढ़ती गई। ये सब जो कारनामा जो हो रहा है, ये सब मूल रूप से जो क्रियाविधि जो हो रही है, ये किस सब्जेक्ट के माध्यम से हो रहा है? इसके अंदर फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए बच्चों आपके लिए बनाया जा रहा है, इसे इंटरेस्ट होके आप देखें। 82, 83, 84 के बाद में हम आते हैं 88 के ऊपर। 1988 में 1988 के अंदर भारत का पहला दूर संवेदी उपग्रह। अब ये उपग्रह के भी प्रकार रहते हैं, जिसको आने वाले वीडियो के अंदर आपको समझाएंगे, परंतु अभी आप केवल नाम ध्यान से देखिएगा। दूर संवेदी उपग्रह का हमने कब सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था? 1988 के अंदर। और फिर एक साल तुरंत बाद हमने भास्कर फर्स्ट का भी हमने प्रक्षेपण किया है। भास्कर फर्स्ट आपसे पूछ लेगा, भास्कर फर्स्ट का प्रक्षेपण हमने कब किया है? 1989 के अंदर। फिर एक साल पश्चात इंडिया लगातार बढ़ता जा रहा है,
1990 ईस्वी में इनसेट 1D, ध्यान रखना, पहले हमने फर्स्ट ए नाम दिया था, फर्स्ट बी हमने नाम दिया था, अब की बार हम नाम दे रहे हैं 1D। 90 की ये बात है, ध्यान रखना, सी हम नाम नहीं दे रहे, 1D हम इसको नाम दे रहे हैं। 1995 के अंदर हमने इनसेट 2C नाम दिया है उसको, इनसेट 2C, इसका हमने सफलतापूर्वक हमने प्रक्षेपण किया है। और 2 साल बाद जून 1997 में इनसेट हमने 2D को हमने प्रयास किया है, परंतु किसी कारण खराबी इसमें हो गई थी और तुरंत जून के तुरंत पश्चात हमने सितंबर में 1997 में IRS 1D का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हमने कर दिया। उसमें कोई खराबी हो गई थी, इसलिए हमने दूसरा बनाया, दूसरा तैयार करा IRS 1D और इसको हमने लॉन्च कर दिया। अब आते हैं हम अपनी इस सदी के ऊपर 2001 में। 2001 के अंदर GSLV D1 का आंशिक सफल प्रक्षेपण हमने किया, मतलब लगभग हम उपलब्धि को प्राप्त हो चुके थे। सर ये GSLV क्या है? आज भी आप डिफेंस जो सिस्टम जो है, स्पेस टेक्नोलॉजी जो है, उसके अंदर आप न्यूज देखते होंगे तो GSLV कई बार लिखा मिलता है। तो GSLV का जियो सिंक्रोनिस, आप इसका स्पेलिंग ध्यान रख सकते हैं, जियो सिंक्रोनिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म है। और GSLV जो एड्यूजोसैट जो है उसका हमने 2001 के पश्चात हमने 2004 में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर दिया था। 2001 में हमने आंशिक किया है, 2004 में हमने एकदम सफलतापूर्वक कर दिया है। आइएगा 2004 के ऊपर। अब यहां से नीचे जो आपको ये जो कंटेंट जो मिल रहा है, जो न्यूज जो मिल रही है, ये बहुत ज्यादा आपको गौर करने की बात है। हम चल रहे हैं 22 अक्टूबर 2008 पर। 22 अक्टूबर 2008, आपने चंद्रयान का नाम अभी कुछ दिन पहले सुना होगा, वो चंद्रयान सेकंड था, परंतु हम बात करते हैं चंद्रयान फर्स्ट की। तो 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने चंद्रयान फर्स्ट का लॉन्च किया और किसकी मदद से किया? ये PSLV C11, PSLV आप इसे लिख सकते हैं, PSLV C11 लॉन्च व्हीकल के माध्यम से चंद्रयान फर्स्ट का हमने सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। और कहां से किया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हमने इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। हमारा उद्देश्य क्या था चंद्रयान फर्स्ट को भेजने का? स्पेस के अंदर हमने इसको किस उद्देश्य से भेजा है? तो उद्देश्य हमारा है चांद पर, चंद्रयान का मतलब है चांद पर हमें पानी व हीलियम जैसे पदार्थों की खोज करना, उनका पता लगाना। तो इसने देखा चंद्रयान फर्स्ट ने कि चांद के ऊपर जो खनिज जो है और जो चट्टाने जो है, उनकी सतह पे जो पानी जो है उसकी मात्रा हमको मिली है। और इस उपलब्धि के पश्चात भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व का 6वां देश बन गया था। और उस समय जब हमने ये उपलब्धि प्राप्त की थी, उस समय इसरो के जो हेड जो थे वह माधवन नायर जी थे। हम 2009 की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। 8 के पश्चात ये मूल रूप से हमें न्यूज मिल गई थी, हमें ये पानी की जांच मिल गई थी। और 30 अगस्त 2009 में ये संपर्क हमारा टूट गया था, ध्यान रखना। 2008 के पश्चात 9 में हमें सूचनाएं मिलने लग गई थी और 30 अगस्त 2009 के अंदर हमारा चंद्रयान फर्स्ट से संपर्क टूट गया था। उसके पश्चात हमें जानकारी देना इसने बंद कर दिया। उस समय महत्वपूर्ण चीज है कि भाई उस समय हमारे हेड कौन थे? माधवन नायर जी थे। और क्या क्या उद्देश्य रहे हैं इसके? मैथेन के माध्यम से, कि अगर मैथेन मिले तो जो जीवन जो है उसकी वहां संभावना है या नहीं है। और मूल रूप से वातावरण में, एनवायरमेंट में 1H2 जिसे आप ड्यूटेरियम के नाम से जानते हैं, और हाइड्रोजन का भी पता लगाना था। ये हमारी इसके अंदर महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं। अच्छा, स्वयं मोदी जी उस समय 2014 के अंदर यदि हम बात करें, चंद्रयान हम सेकंड को हम लॉन्च करेंगे, और 2014 के अंदर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे। अब आइएगा इसके पश्चात हम बात करते हैं 5 नवंबर 2013 की। हमने पहले चंद्रयान को लॉन्च करा, अब हम आते हैं मंगलयान के ऊपर। तो 2013 के अंदर हमने मंगलयान को लॉन्च किया है। मंगलयान जो लॉन्च हमने किया है वह श्रीहरिकोटा से किया है, श्रीहरिकोटा से किया है। और उस समय हमारे इसरो के जो हेड जो थे वह के राधा कृष्णन जी थे।
2013 के आसपास की न्यूज आपको बता रहे हैं। उसके जस्ट ही पश्चात हमने मूल रूप से 24 सितंबर 2014 को जो हमने मूल जो प्रक्षेपण जो किया है वह मंगलयान का कर दिया है। और इस मंगलयान का हमने प्रक्षेपण तो 2013 में किया है, परंतु मंगल की कक्षा में भेजने का हमने इसको जो कार्य जो किया है वह 2014 में किया है। और कितना दिन लगा कक्षा में जाने में? 298 दिन में ये वहां पहुंच जाता है। इसी के पश्चात भारत धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और 18 दिसंबर 2014 को GSLV Mk3 का भी हमने प्रायोगिक परीक्षण कर दिया, मतलब उसकी प्रायोगिक हमने उड़ान दे दी। इसके पश्चात 29 सितंबर 2015 को खगोलीय शोध मतलब भारत की स्वदेशी पहली वेधशाला, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई भारत की पहली स्वदेशी जो वेधशाला जो है उसका नाम क्या है और उसका प्रक्षेपण कब किया गया? तो एस्ट्रोसैट का हमने 2015 के अंदर सफलतापूर्वक हमने इसका प्रक्षेपण कर दिया था। इसके पश्चात 27 अगस्त 2015 को हमने GSLV D6, पहले आपने D1 और D2 नाम सुना था, GSLV D6 का GSAT 6 के माध्यम से हमने इसका सफल प्रक्षेपण कर दिया था। तो यह आपकी एक मूल सूचना है कि भाई भारत ने अंतरिक्ष के अंदर, स्पेस के अंदर मूल रूप से कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। यह आप सभी बच्चों को, चाहे कोई बच्चा आर्ट का हो, साइंस का हो या फिर किसी भी क्षेत्र में हो या फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, आप सभी एक बार इसे शांतिपूर्वक देखिएगा और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी स्क्रीन पे आपको इसका जो मूल जो फोटो है वो दिखा दिया जाएगा। इसलिए आज के लिए आपको इतना ही कंटेंट दिया जा रहा है। ये उपग्रह क्या होते हैं, इनका सिस्टम ग्रेविटेशन से चलता है, ग्रेविटेशन क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, उपग्रह कितने प्रकार के हैं, इन सभी की जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। आप एक वीडियो देखिएगा, उसके पश्चात आपको अच्छा लगता है कमेंट कीजिएगा। आपको लगातार साइंस एंड टेक के लिए वीडियो देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।